आज की मूवी दी फैमिली स्टोरी है एक रिटायर्ड गैंगस्टर और उसकी फैमिली के बारे में जो एक माफिया बॉस से कई सालों से भाग रहे हैं। ये फैमिली क्राइम की लाइफ और इवन अपना पुराना देश भी छोड़ चुकी है, पर इनके रहने के तरीके में अभी भी क्रिमिनल्स की झलक नजर आती है। पर ये वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट कि ये चैनल सब्सक्राइब करके ही इस स्टोरी में आगे बढ़िएगा। तो इस कहानी की शुरुआत होती है रॉको से, जो एंटर करते ही एक इटालियन फैमिली को उनके डिनर टेबल पे मार डालता है, ये सोच के कि ये जियोवानी की फैमिली है, और उस फादर का अंगूठा काट के इटालियन माफिया के सबसे बड़े बॉस डॉन लुचिसी को जेल में भेजता है। डॉन लुचिसी वो कटा हुआ अंगूठा पुलिस रिकॉर्ड से मैच करवाता है और मैच न होने पर रॉको को मैसेज भिजवाता है कि उसने गलत फैमिली को मार दिया है और जियोवानी की फैमिली को ढूंढते रहने के लिए बोलता है। और हम देखते हैं कि सेम टाइम पे जियोवानी और उसकी फैमिली अपनी पहचान बदल के यूएसए छोड़ के फ्रांस के नॉर्मैंडी शहर शिफ्ट हो रहे हैं। दरअसल ये फैमिली एफबीआई के विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम में है। इस फैमिली में है जियोवानी, जो 6 साल पहले इटालियन माफिया के लिए एक बड़ा गैंगस्टर हुआ करता था, उसकी वाइफ मैगी और उसके 2 बच्चे बेल और वॉरेन, और उनका एक लॉयल डॉग मालविटा। इनका शहर और नाम बदल बदल के रहने का रीजन है डॉन लुचिसी, जो जियोवानी को मारना चाहता है। जियोवानी लुचिसी का एक लॉयल गैंगस्टर हुआ करता था और उसके लिए सारे न्यूयॉर्क और ब्रुकलिन का गैंग संभाला करता था। पर 6 साल पहले जियोवानी के सरकारी गवाह बनने की वजह से डॉन लुचिसी को उम्र कैद हो गई, और तभी से लुचिसी के आदमी जियोवानी और उसकी फैमिली को मारने के लिए पीछे पड़े हैं। जियोवानी की फैमिली देर रात को अपने इस नए घर में पहुंचती हैं और सारा घर देखते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग सब एक नया डे शुरू करते हैं और दोनों बच्चे स्कूल और मैगी शहर घूमने चली जाती है। ये कम आबादी वाला बेहद छोटा शहर होता है और काफी बोर होने के बाद मैगी घर का सामान लेने के लिए एक स्टोर में जाती है, और स्टोर का ओनर और कुछ औरतें अपनी फ्रेंच लैंग्वेज में अमेरिकन के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं। मैगी को फ्रेंच समझ आती है, पर वो उन पे रिएक्ट करने के बजाय एक छोटे पेट्रोल टैंक और अल्कोहल को मिक्स करके उस स्टोर के पीछे जला देती है और पे करके उस स्टोर से ब्लास्ट होने से पहले बाहर निकल जाती है। वॉरेन और बेल भी अपना नया स्कूल ज्वाइन करते हैं और फर्स्ट डे ही वॉरेन को कुछ सीनियर्स रैग करते हैं और फ्रेंच में गालियां देते हैं, और उसके रिएक्ट करने पे वो उसे बॉयज वॉशरूम में ले जाके पीटते हैं। लंच टाइम में वो अपनी बहन को बताता है कि वो अब उन लड़कों से ठीक से बदला लेगा, और साथ ही उसे स्कूल के हर इम्पोर्टेंट मेंबर के बारे में बताता है, क्योंकि उसका इस स्कूल में अपना एक खुद का गैंग बनाने का प्लान होता है। स्कूल एंड होने पर कुछ लड़के बेल के पीछे पड़ जाते हैं और उसे ड्रॉप करने की रिक्वेस्ट करते हैं, और क्योंकि बेल को भी यहाँ के रास्ते बेहद कंफ्यूज कर रहे होते हैं, इसलिए वो उनकी कार में बैठ जाती है। वो लड़के उसे उसके घर ड्रॉप करने की जगह एक लेक के पास वाले पिकनिक स्पॉट पे ले जाते हैं, और जब उनमें से एक बेल की ड्रेस को टच करता है तब बेल उनकी कार में से एक टेनिस रैकेट लेके उसे रैकेट टूट जाने तक मारती है, और उन लड़कों को लड़कियों की रिस्पेक्ट करने के लिए कह के उनकी कार लेके वहां से अपने घर चली जाती है। अपने घर पे जियोवानी भी बोर हो रहा होता है और स्मोक करने के लिए अपने घर के मेन गेट पे आता है, और ये रियलाइज करता है कि उसकी सिक्योरिटी में लगे एफबीआई एजेंट्स उस पे नजर रख रहे हैं। वो अंदर जाके घर साफ करने लगता है जब उसे एक पुराना टाइपराइटर मिलता है जो वर्किंग होता है, और वो उस पे अपनी गैंग और पुरानी क्राइम लाइफ की दिनों की स्टोरी देखने लग जाता है। अपनी टाइपिंग से ब्रेक लेने के लिए जब वो उठता है तब उसे अपना एक नया पड़ोसी नजर आता है, और जब वो उससे पूछता है कि जियोवानी काम क्या करता है तब वो कहता है कि वो एक राइटर है। शाम को जब वो सब डिनर करने जा रहे होते हैं तब उनके घर स्टैनफील्ड आता है। स्टैनफील्ड जियोवानी और उसकी फैमिली की सिक्योरिटी में लगी एफबीआई टीम का इंचार्ज होता है, और वो जियोवानी को बताता है कि उनकी प्रोटेक्शन के लिए सामने वाली बिल्डिंग में 2 एफबीआई एजेंट्स हमेशा ड्यूटी पे रहेंगे। साथ ही वो उसे आसपास के लोगों से मिलते हुए अपने गुस्से को कंट्रोल में रखने के लिए भी कहता है, क्योंकि जियोवानी पहले एज गैंगस्टर किसी को भी छोटी सी बात पे मार दिया करता था। मैगी कुछ खाना बना के सामने वाली बिल्डिंग में अपनी सिक्योरिटी में लगे दोनों एजेंट्स को देती है, और वहां जाने से पहले जियोवानी से कहती है कि उनके यहाँ टैप में से गंदा ब्राउन वाटर आ रहा है, जिसके लिए वो एक प्लम्बर को बुलाते हैं। प्लम्बर 1 घंटा लेट आता है और अपनी बातों से जियोवानी को इरिटेट करता है। साथ ही वो
टैप से आ रहे गंदे पानी का इश्यू को सॉल्व करने के बजाय जियोनी से पाइप्स की रिपेयरिंग के लिए एक्स्ट्रा पैसे मांगने लगता है, जिसपे जियोनी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और पहले बेसबॉल बैट से और फिर एक हैमर से उस प्लम्बर को ही रिपेयर कर देता है। वो उसे टाइम पे हॉस्पिटल में एडमिट भी करा देता है, जहां का डॉक्टर सरप्राइज होता है कि सीढ़ियों से गिरने से इस प्लम्बर को 12 जगह फ्रैक्चर कैसे आ गया। अपने स्कूल में वॉरेन अब वैल्यूबल और काम के स्टूडेंट से कांटेक्ट बनाने लगता है और कुछ ही दिनों में इंफॉर्मेशन और चोरी के ड्रग्स के दम पे वो खुद का एक सपोर्ट गैंग भी बना लेता है। अब वॉरेन उन लड़कों के पास जाता है जिन्होंने उसे फर्स्ट डे पीटा था और उनसे बड़े और हैवी ग्रुप के साथ उन सब की जम के पिटाई करता है और अपना बदला पूरा करता है। बेल भी अपनी क्लासमेट को गर्ल्स वॉशरूम में धो डालती है क्योंकि उसने उसका पेंसिल बॉक्स चुराया था। दोनों भाई बहन इतनी मेहनत से पढ़ने के बाद लंच में एक दूसरे से मिलते हैं, जहां बेल को उनके स्कूल का नया आया मैथ्स टीचर हेनरी पसंद आ जाता है और वो उससे एक्स्ट्रा क्लास और प्राइवेट मैथ लेसन्स के बारे में मिलने लगती है। मैगी को पता होता है कि जियोनी ने ही प्लम्बर को हॉस्पिटल पहुंचाया है, इसलिए वो उसे कंट्रोल में रहने को कहती है, जिसपे जियोनी भी उसे सुपरमार्केट में हुए ब्लास्ट को लेके ताना मारता है। दोनों सेम वीकेंड अपने सभी पड़ोसियों को लंच बारबेक्यू पे बुलाते हैं और अपने सभी न्यू नेबर से इंट्रोड्यूस होते हैं। सैनफील्ड ने जियोनी के टाइपराइटर पे लिखी स्टोरी पढ़ ली होती है और एक अच्छी नॉवल होने के बाद भी वो जियोनी को वार्न करता है कि ये सब कभी प्रिंट नहीं हो सकता, वरना वो कहीं भी नहीं छुप पाएगा और उसका गैंग उसे ढूंढ के मार देगा। गुस्से में जियोनी शहर के मेयर से मिलके अपनी पानी की प्रॉब्लम डिस्कस करता है और मेयर कहता है कि पानी टरबाइन से ही खराब आ रहा है और वो इसमें कुछ नहीं कर सकता। अपने ऊपर नजर रख रहे FBI एजेंट्स को उल्लू बना के जियोनी घर से निकल के उस टरबाइन पे आ जाता है, जहां काम करने वाला वर्कर उससे बताता है कि ये सारा पानी एक फर्टिलाइजर बनाने वाली कंपनी पॉल्यूट कर रही है। जियोनी उस कंपनी के ओनर से भी मिलता है, जो उसकी हेल्प करने के बजाय उसे एटीट्यूड दिखाता है और जियोनी उसे अपनी कार के पीछे बांध के एक खाली रोड पे घसीट देता है। जख्मी ओनर जियोनी को अपने कंपनी के वाटर प्लांट के बारे में बताता है, जिसके बंद होते ही उसके एरिया में साफ पानी आने लगेगा और जियोनी उसे वार्न करता है कि अगर उसने अपनी हालत के बारे में किसी को भी बताया तो वो वापस आके उसके प्राइवेट पार्ट्स काट देगा और उस ओनर को उसकी बाइक के साथ उसी रोड पे छोड़ के चला जाता है। अपने स्कूल में एक दिन बेल हेनरी और खुद को एक क्लासरूम में बंद कर लेती है और पैशन में आके उसके साथ अपनी वर्जिनिटी लूज करती है। वॉरेन, जिसने अपनी लिटरेचर क्लास के लिए कुछ नहीं पढ़ा होता, वो फेल होने के डर से जल्दी से लूचीसी की एक कोट अपने पेपर में लिख देता है, जो उसने बचपन में एक बार अपने घर पे सुनी थी। वो कोट उनकी स्कूल मैगजीन में प्रिंट होती है, जिसकी मल्टीपल कॉपीज पब्लिश होती हैं, जिन्हें प्लेन में पढ़ा जाता है और इवन चीजें रैप करने के लिए भी यूज किया जाता है। और इस तरह से वो पेपर लूचीसी के जेल सेल तक भी पहुंच जाता है और वो अपनी कोट पढ़ते ही पहचान जाता है और रॉको को फॉरेन मैसेज भिजवाता है कि जियोनी की फैमिली फ्रांस के नॉर्मैंडी में है। लंच बारबेक्यू पार्टी में आया जियोनी का एक पड़ोसी उसे अपने फिल्म क्लब के लिए इनवाइट करता है, जहां वो लोग हर हफ्ते मूवी देखने के बाद उसे डिस्कस करते हैं। और क्योंकि इस हफ्ते की मूवी एक अमेरिकन क्लासिक होती है, इसलिए जियोनी भी वहां जाने के लिए मान जाता है, पर सैनफील्ड कहता है कि ये एक स्टूपिड आइडिया है और जियोनी उससे वहां अपने साथ चलने को कहता है। सेम डे वॉरेन की स्कूल प्रिंसिपल और कुछ टीचर्स को उसकी गैंग एक्टिविटीज का पता चल जाता है और सजा से बचने के लिए वो कुछ पैसे और अपना पासपोर्ट लेके पेरिस भागने का प्लान करता है और अपनी बहन के सिवा किसी को नहीं बताता कि वो जा रहा है। और बेल, जो पहले से ही अपने उस टीचर हेनरी के पेरिस चले जाने से डिप्रेस होती है, उसे गुड बाय कहती है। जियोनी सुबह फिर से FBI एजेंट्स की नजरों से बच के उस कंपनी के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जाता है और वहां आधी रात का टाइम सेट करके बॉम्ब लगा देता है, ताकि जब ब्लास्ट हो तो वो फिल्म क्लब में बैठा हो। उस दिन की मूवी होती है फेमस क्राइम मूवी गुडफेलस और सैनफील्ड उसे वहां से तुरंत वापस चलने को कहता है, पर वो लोग सबके साथ बैठ के पूरी मूवी देखते हैं। और मूवी खत्म होने के बाद फ्रेंच लोग जियोनी से अमेरिकन गैंग कल्चर के बारे में क्वेश्चंस पूछने लगते हैं,
अब जियोनी से रहा नहीं जाता और वो अपनी क्राइम लाइफ की रियल स्टोरी सुनाने लगता है और सब लोग उसे बेहद इंटरेस्ट के साथ सुनते हैं और उसके लिए क्लैपिंग भी करते हैं। और स्टैनफील्ड अपने दोनों एजेंट्स को यहाँ से सबको मूव करने को कहता है क्योंकि शायद इस मूवी क्लब की स्टोरी से जियोनी की रियल आइडेंटिटी बाहर आ जाए। तभी 12 बज जाते हैं और जियोनी का वाटर प्लांट में लगाया बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, पर स्टैनफील्ड या किसी को भी उस पे शक नहीं होता। शहर से निकलने के लिए जब वॉरेन बस स्टैंड पे बस का वेट कर रहा होता है तब उसे एक बस में से रॉको अपने 5-6 आदमियों के साथ उतरता हुआ दिखता है और बेल को भी छत पे से कुछ माफिया मेंबर्स कार में घूमते दिखते हैं और दोनों बच्चे अपने पेरेंट्स को वार्न करने के लिए भागते हैं। वॉरेन घर पे कॉल भी करता है और मैगी उसका कॉल मिस कर देती है। वो हिटमैन वहां के लोकल पुलिस स्टेशन में घुस के सबको मार देते हैं और फायर स्टेशन में जाके सभी ट्रक्स को खराब कर देते हैं ताकि उनके एक्शन के बीच में कोई रुकावट ना आ सके। और ठीक उसी टाइम स्टैनफील्ड जियोनी को उसके घर ड्रॉप करता है। मैगी अपने सामने वाली बिल्डिंग में आके उन दोनों FBI एजेंट से अपने बच्चों के बारे में पूछती है क्योंकि वॉरेन और बेल घर पे नहीं होते। जब वो वापस अपने घर जाने के लिए बाहर निकलती है तो उसे गली में इटालियन माफिया के आदमी नजर आते हैं और वो फौरन अंदर जाके उन दोनों एजेंट्स को बताती है कि उन पे अटैक होने वाला है। जियोनी घर आके देखता है कि उसके टैप में फाइनली साफ पानी आना शुरू हो गया है और तभी उनका डॉग मालवीटा तेज तेज भौंकने लगता है। मैगी भी तुरंत जियोनी को कॉल करती है, पर जियोनी के फोन पिक करने से पहले ही रॉको और उसके आदमी उनका हाउस नंबर ढूंढ निकालते हैं और एक रॉकेट लॉन्चर से पूरा घर उड़ा देते हैं। साथ ही वो हर उस नेबर को भी मार देते हैं जो ब्लास्ट की आवाज सुन के बाहर देखने आता है। फॉर्चुनेटली जियोनी बच जाता है क्योंकि वो मालवीटा के भौंकने से अलर्ट होके छुप गया था। अब मैगी भी बाहर निकल के जियोनी को देखना चाह रही होती है, पर FBI एजेंट्स के साथ वो बाहर नहीं निकल पाती क्योंकि एक हिटमैन वहां घुस के दोनों FBI एजेंट्स को शूट करके मार डालता है। पर इससे पहले कि वो मैगी को हार्म करे, जियोनी वहां आ जाता है और उससे लड़ने लगता है और मैगी पास ही पड़े एक चाकू से उस अटैकर को मार डालती है। बाहर रॉको के साथ बाकी हिटमैन घर के मलबे में जियोनी और उसकी फैमिली को ढूंढने लगते हैं, पर उन्हें बस घायल मालवीटा ही दिखाई देता है और इससे पहले कि वो उसे शूट करे, वॉरेन और बेल उन अटैकर्स की अनलॉक्ड कार में से वेपन्स निकाल लेते हैं और उन पे पीछे से सरप्राइज अटैक करते हैं और दोनों एक गन फाइट में बेहद बहादुरी से रॉको के ऑलमोस्ट सारे आदमियों को मार गिराते हैं। पर वॉरेन जख्मी हो जाता है और रॉको अभी भी जिंदा होता है जिसकी गोलियां खत्म हो गई होती हैं। रॉको एक चाकू लेके बेल के पीछे भागने लगता है और उसका पीछा नहीं छोड़ता और जब वो बेल के बिल्कुल क्लोज आ जाता है ठीक तभी स्टैनफील्ड अपनी कार से उसे एक जोरदार टक्कर मारता है और रॉको दम तोड़ देता है। अब सारे हिटमैन मर चुके होते हैं और फैमिली भी सेफ होती है, पर उनकी आइडेंटिटी रिवील हो चुकी होती है। इसीलिए मूवी के एंड में FBI दोबारा से उन्हें किसी अननोन लोकेशन में भेज रही होती है। सब थोड़े इंजर्ड और डिप्रेस होते हैं, पर जियोनी खुश होता है कि अपनी नॉवेल के जरिए ना सही बट उस मूवी क्लब के थ्रू ही वो लोगों को अपनी कहानी सुना पाया, भले ही सबको उसकी कहानी फिक्शनल ही क्यों न लगे। ठीक ऐसे कुछ और गैंगस्टर मूवीज के लिए लेफ्ट या राइट वाले वीडियो पर क्लिक करना। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बाय बाय।